सूरज ढल रहा था और महल के बगीचे में राजकुमारी सिया एक बड़े पेड़ के नीचे बैठी थी। उसका चेहरा उदासी से भरा हुआ था। पक्षियों की चहचहाहट और बगीचे की खूबसूरती भी उसके मन को शांत नहीं कर पा रही थी। राजकुमारी सिया, मैं एक राजकुमारी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं है। मैं कुछ भी अच्छा करना चाहती हूँ तो सब गलत हो जाता है। क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? उसी समय महल के अंदर राजा वीरेंद्र अपने मंत्री से बात कर रहे थे। राजा ने देखा कि सिया फिर से अकेली बैठी है। मंत्री जी, सिया की उदासी मुझे बहुत परेशान कर रही है। वह हमेशा खुश और चंचल रहती थी। अब उसे क्या हो गया है? महाराज, शायद उसे किसी नई प्रेरणा की जरूरत है। अगर आप उसे कुछ नया करने का मौका दें, तो वह अपने बारे में अच्छा महसूस कर सकती है। राजा को यह सुझाव सही लगा। उन्होंने तय किया कि वे सिया से बात करेंगे। रात का खाना महल के बड़े हॉल में परोसा जा रहा था। सिया चुपचाप बैठी थी, जबकि राजा और रानी उसे देख रहे थे। बेटी, क्या बात है? तुम कुछ दिनों से परेशान लग रही हो। क्या मुझसे अपनी परेशानी साझा करोगी? पिताजी, मुझे लगता है कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। मैं जो भी करती हूँ उसमें असफल हो जाती हूँ। राजा मुस्कुराए और सिया का हाथ पकड़कर बोले, बेटी, किस्मत मेहनत और धैर्य से बनती है। अगर तुम खुद पर विश्वास रखो और मेहनत करो तो कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। लेकिन पिताजी, मैं कैसे यह सब समझूं? मुझे कुछ भी सही नहीं लगता। राजा ने सिया को समझाने के लिए कुछ और सोचा। अगले दिन महल में एक अजीब घटना हुई। एक बूढ़ी औरत, जिसके बाल सफेद थे और कपड़े साधारण लेकिन साफ थे, महल के द्वार पर आई। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? मैं इस महल की राजकुमारी से मिलना चाहती हूँ। मुझे उससे कुछ जरूरी बातें करनी हैं। राजा को जब यह बात पता चली तो उन्होंने उसे अंदर बुलाने का आदेश दिया। महाराज, राजकुमारी की चिंता की बात मुझे पता चली है। मैं उसकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन इसके लिए उसे मेरी परीक्षा देनी होगी। परीक्षा? कैसी परीक्षा? तुम्हें 3 अलग-अलग लोगों से मिलना होगा जिन्होंने अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदली है। उनसे सीखकर ही तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिलेगा। राजा ने सिया को सहमति दी और सिया ने परीक्षा देने का निर्णय लिया। सिया ने अगले दिन अपनी यात्रा की तैयारी शुरू की। वह जानती थी कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वह अपने सवालों का जवाब पाने के लिए तैयार थी। मुझे एक साधारण घोड़ा और थोड़ी सी जरूरत का सामान चाहिए। मैं इस यात्रा पर अकेले जाना चाहती हूँ। जैसा आप कहें राजकुमारी। महल के सभी लोग सिया को शुभकामनाएं देने आए। राजा ने उसे गले लगाया और कहा, ध्यान रखना बेटी, और याद रखना, मेहनत और धैर्य ही तुम्हारे सबसे बड़े साथी हैं। सिया घोड़े पर सवार होकर अपनी पहली यात्रा के लिए निकल पड़ी। सिया का पहला पड़ाव एक छोटे से गांव में था। राजकुमारी सिया, हमारे गांव पर आई हो। मैं आपको एक शर्त पर आगे बढ़ने दूंगी। क्या शर्त है तुम्हारी, तूनी चिड़िया? राजकुमारी सिया, मैं अपने मन की बात कहना चाहती हूँ। कहो तूनी चिड़िया, क्या कहना चाहती हो? दोस्तों, मैं तूनी चिड़िया हूँ। आज मैं आप सबसे अपने दिल की बात करना चाहती हूँ। हम सब मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी मेहनत को सराहा जाए। जब कोई अपने सपनों के लिए मेहनत करता है तो उसे आपका साथ चाहिए होता है। हमारा चैनल एंटरटून्स भी आपकी मदद और प्यार का इंतजार करता है। हर वीडियो में हमारी मेहनत और आपके लिए प्यार छिपा होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ और मेहनत पसंद आती है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा कदम हमें और बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। याद रखें, आप हमारी ताकत हैं। धन्यवाद दोस्तों। चलिए मिलकर इस सफर को और मजेदार बनाते हैं। तूनी चिड़िया और राजकुमारी सिया दोनों मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहते हैं। गांव की सड़कों पर चलते हुए उसने देखा कि लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। खेतों में किसान, सड़क पर व्यापारी और घरों में महिलाएं सब मेहनत कर रहे थे। ये लोग कितनी मेहनत करते हैं। शायद मुझे इनसे कुछ सीखने को मिलेगा। वह एक किसान के पास गई जो अपने खेत में फसल काट रहा था। नमस्ते, क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? नमस्ते राजकुमारी। हाँ जरूर, आप जो चाहें पूछें। राजकुमारी सिया किसान के पास बैठ गई। किसान के चेहरे पर मेहनत की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। उसके हाथ मिट्टी से सने हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं? क्या आपको कभी नहीं लगता कि किस्मत सब कुछ तय करती है?
राजकुमारी, मैं किस्मत पर भरोसा करता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा अपनी मेहनत पर। देखिए, यह जमीन पहले बंजर थी। मैंने इसे जोतकर, खाद डालकर और दिन रात मेहनत करके इसे उपजाऊ बनाया। सिया ने चारों ओर नजर दौड़ाई। खेतों में हरी भरी फसल लहरा रही थी। क्या आपको कभी हार मानने का मन नहीं हुआ? हार तो तब मानता जब मैंने कोशिश ही नहीं की होती। जब बारिश नहीं होती तो मैं कुआं खोदता हूँ। जब फसल खराब होती है तो अगली बार और बेहतर तैयारी करता हूँ। किस्मत वहीं बदलती है जहां मेहनत होती है। सिया ने किसान की बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि मेहनत का महत्व कितना बड़ा है। किसान ने सिया को एक मुट्ठी गेहूं दी और कहा, यह गेहूं मेरे खेत की पहली फसल का है। इसे संभाल कर रखना। ये तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि मेहनत का फल मीठा होता है। धन्यवाद। मैं आपकी बातों को कभी नहीं भूलूंगी। सिया किसान को धन्यवाद देकर आगे बढ़ गई। सिया अपनी यात्रा के अगले पड़ाव पर पहुंची। वह एक छोटे से गांव में एक कुम्हार के पास गई। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा था। उसके हाथ लगातार घूमते हुए चाक पर थे और मिट्टी को सुंदर आकार दे रहे थे। नमस्ते। मैं देख रही हूँ कि आप कितनी कुशलता से यह बर्तन बना रहे हैं। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि मेहनत से किस्मत कैसे बदली जाती है? राजकुमारी, मिट्टी को देखो। ये बिना किसी आकार के है, लेकिन जब इसे सही दिशा में घुमाया जाता है और समय और धैर्य दिया जाता है तो ये सुंदर बर्तन बन जाती है। लेकिन अगर यह मिट्टी टूट जाए तो क्या आप इसे फेंक देते हैं? नहीं राजकुमारी, मैं इसे फिर से गूंथता हूँ, उसे सुधारता हूँ और दोबारा कोशिश करता हूँ। यही जीवन का नियम है। सिया ने देखा कि कुम्हार ने एक बर्तन को तोड़ दिया क्योंकि उसमें खामियां थीं। आपने इसे क्यों तोड़ा? क्योंकि यह परफेक्ट नहीं था। जब तक मैं इसे सही नहीं बनाता मैं संतुष्ट नहीं हो सकता। सिया ने महसूस किया कि धैर्य और प्रयास से ही जीवन में परफेक्शन आता है। कुम्हार ने सिया को एक सुंदर बर्तन भेंट किया और कहा, ये बर्तन मेरी मेहनत और धैर्य का प्रतीक है। इसे अपने साथ रखो और याद रखो कि हर बार जब तुम गिरोगी तो दोबारा उठना होगा। आपकी यह सीख मैं कभी नहीं भूलूंगी। धन्यवाद। सिया कुम्हार से विदा लेकर अपनी यात्रा के अगले पड़ाव की ओर बढ़ गई। राजकुमारी सिया अपनी यात्रा के अगले पड़ाव पर पहुंची। यह एक शांत गांव था जहां एक छोटी सी पाठशाला थी। वहां एक शिक्षिका बच्चों को पढ़ा रही थी। सिया ने देखा कि बच्चों के चेहरे पर उत्सुकता थी और शिक्षिका बड़ी लगन से पढ़ा रही थी। नमस्ते। आप कौन हैं और आप यह सब क्यों करती हैं? नमस्ते राजकुमारी, मैं इस गांव की शिक्षिका हूँ। मेरा काम है इन बच्चों को शिक्षा देना और उनके भविष्य को उज्जवल बनाना। लेकिन क्या यह काम आसान है? क्या आपको कभी कठिनाई नहीं होती? कठिनाई तो हर काम में होती है राजकुमारी, लेकिन जब मैं इन बच्चों को सीखते हुए देखती हूँ तो मेरी सारी मेहनत सफल लगती है। शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे किस्मत बदली जा सकती है। सिया ने देखा कि शिक्षिका के पास साधन सीमित थे। बच्चे फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी थी। आपके पास इतने कम संसाधन हैं, फिर भी आप इतनी मेहनत क्यों करती हैं? क्योंकि ज्ञान ही असली संपत्ति है। इन बच्चों के पास धन नहीं है, लेकिन अगर वे पढ़ लिख जाएं, तो वे अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। सिया ने महसूस किया कि शिक्षा न केवल व्यक्ति की जिंदगी बदलती है, बल्कि पूरे समाज को बदलने की ताकत रखती है। शिक्षिका ने सिया को एक किताब भेंट की और कहा, ये किताब मेरे सबसे पसंदीदा विचारों का संग्रह है। इसे पढ़ना और याद रखना कि ज्ञान से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। धन्यवाद। आपकी बातें और यह किताब मेरे जीवन का हिस्सा बनेंगी। सिया शिक्षिका को धन्यवाद देकर वहां से विदा हुई। अब सिया को बूढ़ी औरत की अगली परीक्षा का सामना करना था। उसे एक घने जंगल से गुजरना था। लोग कहते थे कि यह जंगल खतरों से भरा हुआ है, लेकिन सिया ने हिम्मत नहीं हारी। यह जंगल मेरी परीक्षा है। अगर मैं इसे पार कर लूंगी तो मैं खुद पर विश्वास करना सीख जाऊंगी। जंगल के रास्ते में सिया ने कई तरह की आवाजें सुनी। कभी पक्षियों की चहचहाहट तो कभी जानवरों की दहाड़। जंगल के बीच में सिया को एक घायल हिरण मिला। वह दर्द से कराह रहा था। तुम्हें क्या हुआ? मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? हिरण ने अपनी टूटी हुई टांग की ओर इशारा किया। सिया ने अपने पास की दवाई और कपड़े से उसकी पट्टी की। धन्यवाद राजकुमारी, आपने मेरी जान बचाई। मैं आपको जंगल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाऊंगा। हिरण ने सिया को जंगल के खतरों से आगाह किया और उसे सही रास्ता दिखाने लगा। इस जंगल में डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम दयालु और साहसी हो तो हर समस्या का हल मिल जाएगा। सिया ने महसूस किया कि दया और साहस जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है।
जंगल में आगे बढ़ते हुए सिया को एक बड़ी नदी पार करनी थी। पानी का बहाव तेज था, लेकिन सिया ने अपनी बुद्धिमानी से एक मजबूत लकड़ी का पुल बनाया और नदी पार की। हर चुनौती का हल होता है, बस धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। हिरण ने सिया को जंगल के अंतिम छोर तक पहुंचा दिया। राजकुमारी, आपकी दया और साहस ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है। अब आप अपनी यात्रा जारी रखें। धन्यवाद मित्र, तुम्हारी मदद के बिना मैं यह नहीं कर पाती। सिया ने जंगल से बाहर निकलकर राहत की सांस ली। जंगल से बाहर निकलते ही बूढ़ी औरत फिर से प्रकट हुई। राजकुमारी, तुमने तीनों परीक्षाएं पूरी कर ली हैं। अब बताओ, तुमने क्या सीखा? मैंने सीखा कि मेहनत, धैर्य, शिक्षा, दया और साहस से ही किस्मत बदली जा सकती है। किस्मत हमारे हाथों में होती है। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। शाबाश राजकुमारी, अब तुमने अपनी किस्मत का असली राज समझ लिया है। सिया ने अपनी यात्रा पूरी की और महल लौट आई। उसने राजा को अपनी पूरी कहानी सुनाई। राजा और प्रजा उसकी समझदारी और साहस से प्रभावित हुए। सिया, अब तुमने साबित कर दिया कि तुम एक सच्ची राजकुमारी हो। तुम्हारी मेहनत और सीख हमारी प्रजा के लिए प्रेरणा बनेगी। महल लौटने के बाद सिया ने राजा वीरेंद्र से निवेदन किया कि वह प्रजा के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझना चाहती है। पिताजी, अब मैं महल में बैठकर अपने जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं कर सकती। मुझे प्रजा के बीच जाकर उनकी समस्याओं को हल करने का प्रयास करना होगा। राजा वीरेंद्र ने सिया के इस निर्णय की सराहना की और उसे प्रजा के साथ समय बिताने की अनुमति दी। सिया सबसे पहले उन किसानों के पास गई जिनके खेत सूख चुके थे। उन्होंने बताया कि बारिश न होने के कारण उनकी फसलें बर्बाद हो गई हैं। राजकुमारी जी, हमारे पास ना तो पानी है और ना ही कोई साधन। हम अपनी फसल कैसे बचाएं? सिया ने तुरंत उनकी मदद के लिए एक योजना बनाई। हम गांव के पास एक बड़ा तालाब बनाएंगे जो बारिश का पानी संग्रहित करेगा। इससे आपकी फसलें बच सकेंगी। सिया ने अपने सैनिकों और गांव वालों के साथ मिलकर तालाब बनवाने का काम शुरू किया। सिया ने कुम्हारों के गांव का दौरा किया। वहां के लोग मिट्टी के बर्तन बनाने में माहिर थे, लेकिन उनके पास अपने उत्पाद बेचने का साधन नहीं था। हम मेहनत करते हैं राजकुमारी, लेकिन हमारे बर्तन महल तक नहीं पहुंच पाते। हमारे पास व्यापार का कोई साधन नहीं है। सिया ने एक बाजार स्थापित करने का सुझाव दिया जहां कुम्हार अपने बर्तन बेच सकें। आपकी कला अद्भुत है। अब इसे महल और अन्य गांवों तक पहुंचाने का समय आ गया है। सिया ने शिक्षिका से सीखी बातों को याद करते हुए गांव-गांव में पाठशालाएं खोलने का निर्णय लिया। हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। अगर बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो वे अपनी किस्मत खुद बना सकेंगे। सिया ने शिक्षकों को नियुक्त किया और पाठशालाओं के निर्माण का काम शुरू करवाया। सिया ने जंगल में सीखी बातों को याद करते हुए पर्यावरण को बचाने का अभियान शुरू किया। उसने प्रजा को समझाया कि पेड़ों को काटने से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है। जंगल हमारे जीवन का आधार है। हमें इन्हें बचाना होगा। हर गांव में नए पेड़ लगाए जाएंगे। सिया के प्रयासों से प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा वीरेंद्र ने सिया के सम्मान में महल में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया। सिया ने साबित कर दिया है कि सच्चा नेतृत्व क्या होता है। वह केवल एक राजकुमारी नहीं, बल्कि हमारी प्रजा की सच्ची मार्गदर्शक है। सिया ने प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, मैंने आप सबसे बहुत कुछ सीखा है। मेहनत, धैर्य, शिक्षा और दया से ही किस्मत बदली जा सकती है। हम सब मिलकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अब सिया केवल एक राजकुमारी नहीं रही, वह अपनी प्रजा के लिए एक प्रेरणा बन गई। हर गांव, हर व्यक्ति उसे सम्मान और प्रेम से देखता था। महल में उत्सव के कुछ दिनों बाद राजा वीरेंद्र के दरबार में एक व्यापारी आया। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। महाराज, हमारी व्यापारिक गाड़ियां डाकुओं के कारण जंगल के रास्ते में लूट ली जाती हैं। इससे व्यापार ठप हो गया है। यह बहुत गंभीर समस्या है। हमें इसका समाधान जल्द से जल्द करना होगा। सिया, जो दरबार में मौजूद थी, तुरंत बोली, पिताजी, मुझे इस समस्या को हल करने का मौका दीजिए। मैं इन डाकुओं से बात करूंगी और उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी। राजा वीरेंद्र चिंतित थे, लेकिन उन्होंने सिया के साहस पर भरोसा किया। सिया ने अपने कुछ विश्वसनीय सैनिकों के साथ जंगल की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने डाकुओं के अड्डे का पता लगाया। वहां का दृश्य भयावह था। डाकू अपने हथियारों के साथ बैठे थे और उनके चेहरे पर क्रूरता झलक रही थी। मैं राजकुमारी सिया हूँ। मैं तुमसे बात करने आई हूँ।
डाकुओं का सरदार हंसते हुए बोला, राजकुमारी, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई यहाँ आने की, लेकिन हमें तुमसे क्या मतलब? तुम लोग यह सब क्यों करते हो? अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें लूटपाट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरदार ने गहरी सांस ली और कहा, हम भी कभी किसान थे राजकुमारी, लेकिन जब हमारी फसलें बर्बाद हुईं और हमें मदद नहीं मिली तो हमने यह रास्ता चुना। यह हमारी मजबूरी थी, न कि हमारी इच्छा। सिया ने उनकी बात सुनी और कहा, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो क्या तुम इस रास्ते को छोड़ दोगे? अगर हमें दोबारा जीने का मौका मिले तो हम जरूर छोड़ देंगे। सिया ने डाकुओं को एक मौका देने का फैसला किया। उसने उन्हें जमीन दी, बीज और खेती के उपकरण उपलब्ध कराए। अब तुम्हारे पास मेहनत करके अपनी किस्मत बदलने का मौका है। अगर तुमने इसे गंवाया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। डाकुओं ने वादा किया कि वे ईमानदारी से काम करेंगे। डाकुओं के सुधरने के बाद व्यापारिक गाड़ियां बिना किसी डर के महल तक पहुंचने लगीं। व्यापारी खुश थे और उन्होंने सिया को धन्यवाद दिया। राजकुमारी, आपने न केवल हमारे व्यापार को बचाया बल्कि उन डाकुओं को भी एक नया जीवन दिया। सिया ने महसूस किया कि दया और समझदारी से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। सिया की लोकप्रियता अब और भी बढ़ गई थी। हर व्यक्ति उसे अपना आदर्श मानने लगा। राजा वीरेंद्र ने गर्व से कहा, सिया, तुमने साबित कर दिया है कि एक सच्चा नेता वही होता है जो सबकी भलाई के बारे में सोचे। कुछ दिनों बाद महल और गांवों में एक अजीब बीमारी फैलने लगी। लोग बीमार पड़ने लगे और गांव के वैद्य भी इसका इलाज नहीं ढूंढ पा रहे थे। हमें तुरंत किसी अनुभवी चिकित्सक को बुलाना होगा। यह बीमारी पूरे राज्य के लिए खतरा बन सकती है। सिया ने खुद एक अनुभवी चिकित्सक को ढूंढने के लिए यात्रा शुरू की। कई गांवों और शहरों से गुजरने के बाद उसे एक प्रसिद्ध चिकित्सक मिला। हमारे राज्य में एक भयानक बीमारी फैली हुई है। क्या आप हमारी मदद करेंगे? मैं जरूर मदद करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ खास जड़ी बूटियों की जरूरत होगी जो केवल हिमालय के जंगलों में मिलती हैं। सिया ने बिना समय गंवाए हिमालय की यात्रा शुरू की। यह रास्ता खतरों से भरा था, लेकिन सिया ने हिम्मत नहीं हारी। रास्ते में उसने बर्फीले तूफान और जंगली जानवरों का सामना किया। हिमालय पहुंचकर सिया ने चिकित्सक द्वारा बताए गए पौधों को ढूंढा। यह काम आसान नहीं था, लेकिन सिया ने अपने धैर्य और साहस से सभी जड़ी बूटियां इकट्ठी कर लीं। सिया जड़ी बूटियां लेकर राज्य लौटी। चिकित्सक ने उन जड़ी बूटियों से दवा तैयार की और लोगों का इलाज शुरू किया। धीरे धीरे बीमारी खत्म होने लगी। राजकुमारी सिया ने हमारी जान बचाई है। हम उनके आर्णी हैं। सिया ने प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, हम सभी को मिलकर कठिनाइयों का सामना करना होगा। एकजुटता और धैर्य से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। राज्य में अब शांति और समृद्धि का माहौल था। सिया के नेतृत्व में प्रजा खुशहाल थी और हर गांव में खुशहाली फैली हुई थी। किसान अपनी फसलें उगा रहे थे, कुम्हार अपने बर्तन बेच रहे थे और बच्चों को शिक्षा मिल रही थी। राजा वीरेंद्र ने सिया की मेहनत और समझदारी की सराहना की। राजकुमारी, तुमने हमारे राज्य को एक नई दिशा दी है। तुमने न केवल हमारी प्रजा की समस्याओं का समाधान किया, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाया है। पिताजी, यह सब हमारी प्रजा की मेहनत और एकजुटता का परिणाम है। मैं केवल उनका मार्गदर्शन कर रही हूँ। अब सिया ने राज्य में और सुधार लाने के लिए एक नई योजना बनाई। वह चाहती थी कि राज्य के हर नागरिक को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी हो और वे अपनी समस्याओं को बिना डर के साझा कर सकें। हम एक न्यायालय स्थापित करेंगे जहां हर व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा। यह न्याय का एक नया युग होगा। राजा वीरेंद्र ने सिया के इस विचार को मंजूरी दी और जल्द ही राज्य में न्यायालय की स्थापना की गई। सिया ने न्यायालय का उद्घाटन करते हुए कहा, यह न्यायालय सभी के लिए है। यहाँ कोई भी अपनी समस्या लेकर आ सकता है और उसे न्याय मिलेगा। हम सब मिलकर इस राज्य को और बेहतर बनाएंगे। प्रजा ने सिया के इस कदम की सराहना की और राज्य में एक नई आशा का संचार हुआ। राज्य में शांति और समृद्धि का माहौल था, लेकिन एक दिन एक पड़ोसी राज्य से आक्रमण की खबर आई। आक्रमणकारियों ने सिया के राज्य की सीमाओं को लांघने की कोशिश की। राजा वीरेंद्र और सिया दोनों ही चिंतित थे, लेकिन सिया ने ठान लिया कि वह इस संकट से निपटेगी। हम डरने वाले नहीं हैं। हमें अपनी सेना तैयार करनी होगी और इस आक्रमण का मुकाबला करना होगा। राजा वीरेंद्र ने सिया के साहस को देखा और उसे युद्ध की तैयारियों का नेतृत्व सौंपा। सिया ने अपनी सेना को संगठित किया। उसने सैनिकों को प्रशिक्षण देने के साथ साथ उन्हें यह भी सिखाया
कि युद्ध केवल बाहरी शत्रु से नहीं बल्कि अपने भीतर के डर से भी लड़ना होता है। हमारी शक्ति हमारी एकता में है। हमें न केवल बाहरी शत्रु से लड़ना है बल्कि अपने भीतर के डर और संकोच को भी हराना है। सिया ने महल के किलों को मजबूत किया और सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। आखिरकार आक्रमणकारी सेना महल के पास पहुंच गई। सिया ने अपनी सेना के साथ उनका मुकाबला करने का निर्णय लिया। युद्ध की घड़ी आ गई थी। सिया ने खुद मोर्चे पर नेतृत्व किया और अपने सैनिकों को उत्साहित किया। हमारी भूमि, हमारा राज्य, हमारी प्रजा, हम इन सब की रक्षा करेंगे। यह युद्ध हमारी अस्तित्व की लड़ाई है। सिया की सेना ने अपनी रणनीति और साहस से आक्रमणकारी सेना को हराया। सिया ने शत्रुओं से बातचीत की और उन्हें यह समझाया कि युद्ध से केवल विनाश होता है। हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अपनी भूमि और अपने लोगों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। आखिरकार शत्रु सेना ने समझौता किया और युद्ध समाप्त हो गया। सिया ने युद्ध के बाद राज्य में शांति की बहाली के लिए कदम उठाए। उसने आक्रमणकारियों से शांति समझौता किया और दोनों राज्यों के बीच दोस्ती का हाथ बढ़ाया। हमारे राज्य की ताकत हमारी शांति और एकता में है। हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना होगा ताकि हम सब एक साथ प्रगति कर सकें। राजा वीरेंद्र ने सिया की बुद्धिमानी और नेतृत्व की सराहना की। राजकुमारी, तुमने इस युद्ध में न केवल विजय प्राप्त की बल्कि शांति का संदेश भी दिया। तुम सच्ची नेता हो। सिया ने अपनी यात्रा पूरी की थी। उसने न केवल अपने राज्य को समृद्ध किया बल्कि उसे एक नई दिशा भी दी। उसकी नेतृत्व क्षमता, साहस और दया ने उसे केवल राजकुमारी नहीं बल्कि एक महान नेता बना दिया। राजा वीरेंद्र ने सिया को अपनी सहायक के रूप में राज्य की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी। अब तुम मेरे साथ राज्य का संचालन करोगी क्योंकि तुमने साबित कर दिया है कि तुम इस राज्य की सच्ची नेता हो। सिया ने अपनी नई जिम्मेदारी को स्वीकार किया और राज्य की प्रगति के लिए काम करना जारी रखा। सिया के नेतृत्व में राज्य और भी समृद्ध हुआ। शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि में सुधार हुआ। राज्य में हर नागरिक को समान अवसर मिले और हर व्यक्ति खुशहाल जीवन जीने लगा। राजा वीरेंद्र और सिया के साथ मिलकर राज्य ने एक नई ऊंचाई को छुआ। सिया ने अपना जीवन पूरी तरह से प्रजा की भलाई में समर्पित कर दिया। उसकी विरासत हमेशा जीवित रही और वह एक महान नेता के रूप में इतिहास में दर्ज हो गई। मेरी असली विरासत मेरी प्रजा की खुशहाली है। अगर वे खुश हैं तो मुझे अपनी सफलता का एहसास होता है। सिया की कहानी हमेशा लोगों को प्रेरित करती रही और उसकी नेतृत्व क्षमता को याद किया गया। इस प्रकार राजकुमारी सिया की यात्रा पूरी हुई और उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, साहस और दया से हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एंटरटून्स को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।